तो आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बड़ा ऐलान करेंगे। देश को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब बस उसमें मुश्किल से 20 मिनट का वक्त बचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा ऐलान करेंगे, क्या ऐलान करेंगे, इसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ना, उनके मन को समझना और उनकी क्या सोच है उसको इंटरप्रेट करना किसी के बस की बात नहीं होती है। इसलिए हम भी यहां पर कयास लगा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, अब तो बस 20 मिनट का वक्त बचा है, कुछ नया कुछ दिमाग में आ रहा है कि ये बोल सकते हैं या नहीं देखिए, जब कहते हैं कि आज जिन परिस्थितियों में है तो हम लोगों ने जो अब तक चर्चा की है वो उसका हिस्सा होगा। लेकिन एक बड़ी चीज है, और बार बार जब हम कहते हैं कि जेन जी किस तरह से बिहेव कर रहा है, राहुल गांधी जिस जेन जी को उकसाना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो उनके लिए सत्ता के लिए कुछ करे, यहां तक कि वो अराजक तक हो जाने की एक तरह से कहें कि वो कोशिश करा रहे हैं, क्या उस पर भी नरेंद्र मोदी कुछ बोल सकते हैं क्या? और मतलब अगर उसको यूं देखें कि जिसकी जरूरत है, जो आप लोग बार बार कह रहे हैं, आरती जी ने कहा बहुत से मन में हम सबके प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को देखें। सबसे बड़ा प्रश्न क्या है आज की ये जो जनरेशन है, और देखिए मैं तब तो जेन जी नहीं था, लेकिन 2012 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गांधीनगर में एक छोटा सा ही बहुत छोटी बैठक की थी। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बैठक थी। तब दिल्ली के लोग उधर नहीं देख रहे थे और देश भर के उस वक्त के जो ब्लॉगर थे, उस वक्त जो शुरू में किया था, कि तब तो इस तरह से बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं था ये सब माध्यम जो था, उन लोगों को उन्होंने अपने वॉरियर के तौर पर तैयार किया था। यानी नरेंद्र मोदी तब भी उस जेन जी को, तब जेन जी वो नहीं थी, तब वो जेन वाई कह लीजिए रही होगी, लेकिन उसको तब भी समझते थे। और आज ये जो जेन जी है, जो हर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को चुनाव जिता दे रही है, पंजाब से लेकर पटना, हैदराबाद, गुवाहाटी, गढ़वाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उससे एक बातचीत हो सकती है। किस तरह की बातचीत होगी? भारत किस रास्ते पर जा रहा है, हमारी अपनी तैयारी क्या है, सरकार की पॉलिसी उसको सपोर्ट कैसे करती है, हमारे इकोनॉमिक किस तरह के पैरामीटर हैं जो हमने सेट किए हैं, दुनिया उस पर आ रही, और कैसे दुनिया चीन के विकल्प के तौर पर भारत को देख रही है। उसमें ये जीएसटी रिफॉर्म, उसमें ये टैक्स रिफॉर्म, और मैं बार बार कहता हूं आज इसको कह देना चाहिए, आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी नो टैक्स की तरफ जाने वाले हैं। ये आज का नहीं मसला है, लेकिन जिस तरह से सरकार काम कर रही है, इसको कॉम्पिटिटिव मार्केट बनना है। दुबई में टैक्स नहीं लगता या दुनिया के दूसरे देशों में टैक्स कम है, हम कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स दोनों में बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म अभी देखने वाले हैं। वो आज का हिस्सा भले ना, बढ़ेंगे हम उसी तरफ। जी देवेंद्र, जो बात हर्षवर्धन जी ने कही, जिससे एलओपी बाकायदा ट्वीट करके जेनजी को पुकारते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं, और जो हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा है, उस सब के बीच में आज के संबोधन में क्या उस नैरेटिव के लिए भी एक बड़ा मैसेज छिपा हो सकता है? आज का जो स्पीच होगा वो जो समझ में आ रहा है वो ये है कि बहुत सेलिब्रेशन वाला स्पीच होगा। सेलिब्रेशन जीएसटी टैक्स रिफॉर्म्स में देशवासियों के लिए है, तो उसी हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मोड में आगे का संकल्प किस प्रकार का होना चाहिए वो रहेगा। मतलब पूरे उत्साह वाला स्पीच ही होने जा रहा है। ये कोई चिंता वाला, कोई कंसर्न, ये उस तरह के मूड का स्पीच बिल्कुल आपको नजर नहीं आएगा। उसकी वजह भी आप समझ सकती हैं कि जैसे जीएसटी रिफॉर्म की बात करें, इसके थोड़े से बैकग्राउंड को फिर से याद करें कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जीएसटी की जो तत्कालीन व्यवस्था थी उसका अपोज करते थे। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भी शुरू में जब सरकार के वित्त मंत्री या सरकार के दूसरे अधिकारी जब उनको सजेस्ट करते थे, वो अपोज करते थे उन्हीं चिंताओं के आधार पे। फिर उन चिंताओं को एड्रेस किया गया एनडीए के जीएसटी के बिल में। जैसे पहली चिंता क्या थी कि राजस्व का नुकसान होगा उन स्टेट्स को जो कि प्रोडक्शन के माहिर हैं, उनको नुकसान है। तो उसकी एक गारंटी दी गई कि आपके रेवेन्यू में 14% की अगले 5 सालों तक जो राजस्व जो आपके पास आएगा उसमें अगर कमी हुई, कम से कम 14% का इजाफा नहीं हुआ, तो उस गैप को केंद्र सरकार पूरा करेगी। दूसरी समस्या उनकी ये थी कि केंद्र सुपर पावर हो जाएगा, राज्यों का से नहीं रहेगा। तो नरेंद्र मोदी ने उसकी व्यवस्था ये कराई कि जो राज्य हैं और जो केंद्र है दोनों मिलकर जीएसटी काउंसिल होगा, जो वोट का वेटेज होगा उसमें सिर्फ 33% केंद्र के पास होगा, 67% राज्यों के पास होगा। और आपको फिर से अगर याद करें कि जो 38वीं बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की, उसमें पहली बार मतदान की नौबत आई थी। उसके पहले की जो 37 बैठकें थी वो सब में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार और सभी राज्य और केंद्र सरकार सेम पेज पे थे। अब तक 56 बार अगर बैठक हुई है तो बमुश्किल 2 या 3 अवसर ऐसे थे जब उसमें मतदान की नौबत आई, अन्यथा आप सबकी सहमति से ही फैसले लिए गए। तो इस तरह का सेलिब्रेशन वाला आप मॉडल लेके आए। जो 4 स्लैब रखे गए थे वो इस लिहाज से ही रखे गए थे ना कि राज्यों को चिंता थी कि हमें राजस्व अगर हमारा नुकसान होगा तो उसकी गारंटी दी जा रही थी, तो उसकी भरपाई आपको कैसे करनी है। और ओवरऑल देखें तो यूपीए के समय का जो प्रारूप था और एनडीए ने जो जीएसटी का प्रारूप ला के उसको कानून बना दिया, उसमें टैक्स के लिहाज से अगर आप देखेंगी तो इसमें कमी थी।
न जाने राहुल गांधी किस इकोनॉमिस्ट या किस व्यापारियों से बात करके बार बार इसको गब्बर सिंह टैक्स बोलते रहे थे, लेकिन जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ये समझ में आ गया कि एक तो इसमें टैक्स की कमी है, इस पारदर्शी है, ये आसान है और क्रमशः आसान की दिशा में जा रहा है पहले की अगर तुलना करें तो। जैसे पहले की तुलना में तो यही होता था ना कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाता था, अब बिल्कुल वैसा नहीं है। तो इसमें इस तरह के अगर आप टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए हुए हैं और ये एक दूसरा बड़ा कदम उठाया जा रहा है जब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, कमी की गई है, अधिकांश चीज़ों में अगर सामान में देखें तो उसमें सस्ताई हो रहा है, डेली यूज़ की आपकी जो भी सामान हो सकते हैं, चॉकलेट, टूथपेस्ट, यूरिया, किसानों के हिसाब से बात करें यूरिया, मतलब जो कुछ भी आपको समझ में आया उसमें अधिकांश चीज़ों में टैक्स में कमी आई है। तो इस तरह के माहौल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र का संबोधन कर रहे हैं तो समझ सकती हैं आप कि कितना सेलिब्रेशन वाला मूड रहेगा और टोन भी वैसा ही होगा। यानी कि जो टोन विपक्ष सेट करने की आरती जी कोशिश कर रहा है लगातार कि भाई देश में वोट चोरी हो रही है, देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है और हमारे कितने जहाज गिर गए, मतलब हर चीज में जो सवाल नेगेटिव और पेसिमिज्म जो चल रहा है, तो उसको एक पॉजिटिव लाइट के साथ आज प्रधानमंत्री आगे ले जाएंगे। देखिए पिनाज, पहले तो विपक्ष का काम ही वही है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में थी तब भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए। हम लोकतंत्र है, मुझे नहीं लगता है कि क्रिटिसिज्म को इस तरह से समझना चाहिए कि नेगेटिविटी क्रिएट हो रही। मुझे लगता है वो सारे पक्ष जो इतनी बड़ी जनता है, 140 करोड़ की जनता है और कई सारे मसले सुलझ गए हैं पिछले 11 साल में, कई सारे रह गए हैं, कई सारी चैलेंजेस। मैंने जैसा कि कहा कि एक इवॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर में हमारी और बड़ी चैलेंजेस होंगी। हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि एआई में कैसे कहाँ से इन्वेस्टमेंट, बेशक रोड मैप होगा लेकिन अभी हम वहाँ पर पहुँचे नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं, मुझे नहीं लगता है कि क्रिटिसिज्म को उस तरीके से देखना चाहिए। दूसरी बात हाँ कि बिना एविडेंस के अगर कोई बात कर रहा है, और मैंने पहले भी कहा है राहुल गांधी जी को अगर वाकई लगता है कि वोट चोरी हुई है तो इसको लीगल वे में इसको परस्यू करे और लीगल वे में, और इस पे भी बेशक विपक्ष ने अपना वो आर्ग्यूमेंट दिया है कि नहीं हो सकता है, कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन मुझे लगता है कि वाकई अगर इतनी बड़ी जनता को लग रहा है कि इसमें कोई इशू है वोट चोरी में तो उनको कोर्ट जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि राहुल गांधी चाहे, कोई भी जा सकता है, लेकिन बाकी जो इश्यूज़ है मुझे लगता है वो भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कई सारे लोग बात करते हैं, क्योंकि मैं फील्ड लेवल जर्नलिस्ट हूँ, मैं लोगों से बात करती हूँ, कई सारे लोगों के मन में है कि महंगाई है और अगर जीएसटी से वो महंगाई कम हो रही है आम जनता के लिए तो मुझे लगता है बिल्कुल देवेंद्र ने सही कहा कि उसकी सेलिब्रेशन होगी, वो वेलकम किया जाएगा। लेकिन सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं है इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा इशू है। इतनी अभी हमने H1B का ही इशू अगर लेंगे, ठीक है ट्रंप ने वापस ले लिया है कि वो एनुअल फ़ी नहीं लगा रहे हैं, वो वन टाइम फ़ी लगा रहे हैं और नई एप्लीकेशंस के लिए लगा रहे हैं, लेकिन आपको भी मालूम है पीनाज कि ये जो एस्पिरेशनल यूथ है इंडिया में वो यूएस जाना चाहता है, वो वेस्ट जाना चाहता है, वो जो भी अच्छा पढ़ेगा उसका सबसे बड़ा फोकस होता है कि वो इस देश से निकलेगा कैसे और कहीं वेस्ट में जाके नौकरी मिले। मेरे को ख़त्म करने दीजिए, वेस्ट में मुझे नौकरी मिले। वो क्यों है वो एस्पिरेशन? क्योंकि कई सारी चीज़ें जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है जो वेस्ट प्रोवाइड करता है उनको वही लिविंग स्टैंडर्ड इंडिया में चाहिए। लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट होता है, सोसाइटी और गवर्नमेंट और ऑपोजिशन जब सब मिलके एफर्ट लगाते हैं तभी आपके रिफॉर्म्स होते हैं, तभी आपका सिस्टम चेंज होता है। तो मुझे लगता है ये सारे इश्यूज रियल इश्यूज हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर आज एड्रेस करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं करते हैं तो उनके पास ज़रूर कोई रोड मैप होगा और आने वाले समय में शायद उस पर बात करेंगे। इतने छोटे छोटे मिनिस्क्यूल जो सारे इश्यूज सवाल हैं वो इस तरह के संबोधन में एड्रेस हों, ऐसा मुमकिन होगा या फिर कोई एक बड़ा एक एजेंडा लेके चलेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसको ही प्रोसीड करेंगे? नहीं, कोई बड़ा एजेंडा और बड़ा नैरेटिव, बड़ी अपील वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। मुझे तो लगता है उनकी शैली है वो, मतलब जो है उनका, आप गुजरात से अगर आप फॉलो करिए, मैं तो करता रहा हूँ, आरती जी भी करती रही, हम लोग लगातार करते रहे, वहाँ भी वो एक कैंपेन शुरू करते थे, उसको एक लॉजिकल एंड देके दूसरे कैंपेन में पहुँच जाते थे। और यही वजह थी कांग्रेस गुजरात में वो पीछे पीछे दौड़ती रही, वो कभी उनको पकड़ नहीं पाई। एक चुनाव 2017 का जरूर हुआ था तो वो मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे। वही स्टाइल उनका पॉलिटिकल स्टाइल देश में भी है और उसी वजह से जो है वो
तमाम छोटे छोटे इश्यूज की बात न कर, किसी बड़े लार्जर, मुझे जो लगता है उस पर बात करेंगे और उस पर फिर देश में बहस होगी, उस पर देश में चर्चा होगी, लोग उस पर अपनी टिप्पणी करेंगे, विपक्ष कुछ बोलेगा, सत्ता पक्ष उसका जवाब देगा, ये सब चलेगा। तो वो एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे, एक नया, और वो जो चैलेंजेस को लेकर के उसको लेकर के। लेकिन एक बात जरूर है, देखो हम लोग कई बार, ठीक है विपक्ष का अपना तरीका है उठाने का, पहले कभी हम ही लोग कहते थे विपक्ष बड़ा कमजोर है, कुछ करता ही नहीं है, विपक्ष तो करता ही नहीं है। अब विपक्ष करे तो विपक्ष जो है नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। अरे भाई न्यूक्लियर डील पे तो सरकार गिराने पे आ गया था विपक्ष 2008 में। अब लेफ्ट जो समर्थक थे वो और बीजेपी ने मिलकर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, और न्यूक्लियर डील आज दुनिया मान रही है उसको। तो विपक्ष, जैसा आरती जी ने कहा, वो इस तरह के काम करता रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है हमें प्रधानमंत्री जी के संबोधन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो कैसे आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके बारे में क्या एक नई बात कहते हैं, जिससे इस देश का जनमानस जो है उनकी बात को सुन करके, और एक उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है एक आत्मविश्वास पैदा करना है। अभी क्या है, जो जिस तरह अमेरिका ने ये सब किया है तो उससे लोगों के अंदर एक वो है, आशंका है। अब हम एक सेक्टर, जैसे टैरिफ की वजह से आप कितना एक्सपोर्ट हमारा जो डाउन हुआ है उसमें कितनी नौकरियां खतरे में आ गई हैं, कितना, ये सब चीजें भी चुनौतियां हैं ना। तो उसको भी प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ उसका रास्ता बता सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई हौसला लोगों को दे सकते हैं। मुझे लगता है वो इसी करंट सिचुएशन को एड्रेस करेंगे किसी अपने, और उसमें जीएसटी वाला जो है उनका जो स्टेप है, जो एक तरह से उसका काउंटर है कि भाई जीएसटी कम करने से यहाँ का मार्केट बढ़ेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट हैं उनको नया मार्केट मिलेगा, डोमेस्टिक मार्केट मिलेगा, तो और आत्मनिर्भरता वाला जो एक उनका अभियान है उसको बल मिलेगा। तो मुझे लगता है जीएसटी के आलोक में कल से चूंकि शुरू हो रहा है, वो आने वाली चुनौतियों पर एक रोड मैप पेश करेंगे। तो चलिए बस क्या करेंगे इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। मुश्किल से 11 मिनट का वक्त जो है अब बचा है, और प्रधानमंत्री का संबोधन आप इंडिया टीवी पर लगातार देखेंगे, उसका विश्लेषण भी बाद में करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े रहेंगे, तो सभी अपने अपने कयास लगा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों ये हो रहा है। सर, पूरा का पूरा संबोधन अर्थव्यवस्था, महंगाई, इकोनॉमिक क्राइसिस, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा आपको लगता है? नहीं, बड़ा हिस्सा तो इसी के इर्द गिर्द होगा। बस एक चीज मैं, जो आरती जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक बात है, विपक्ष के सवाल और जो चिंताएं हैं वो भी ठीक है, लेकिन एक चीज से मेरी थोड़ी असहमति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही तो कह रहे हैं ना कि एस्पिरेशनल इंडिया की तरफ मुंह करके खड़े हों युद्ध। ये ठीक बात है कि भारत का एक बड़ा वर्ग, और देखिए ये सचमुच चिंता की बात है, इस पर पता नहीं उस तरह से क्यों डिबेट नहीं हो रही है। हम ये कह रहे हैं हमारे यहाँ आईआईटी, आईआईएम या जो भी सबसे टैलेंटेड हो वो पढ़े, किसका पैसा है वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हम टैक्स पेयर देते हैं उसे, और वो कहां चला जाए? H1B वीजा की लाइन में खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस देश को यही उम्मीद है कि वो टर्न अराउंड हो, और हम जिसकी बार बार बात करते हैं, ठीक है आज की स्थिति में हम बिल्कुल ये नहीं कर रहे हैं, अमेरिकी एस्पिरेशंस भी रहे, कनाडाई भी रहे, और भी दूसरे रहे, जहां जाना है जाए, लेकिन भारत वहां पहुंचे। आखिर ये जो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे फॉर एग्जांपल अब चाइना ने तो 1988 में फॉक्सकॉन की पहली फैक्ट्री वहां सेटअप हो गई थी, ताइवानीज कंपनी थी। हमारे यहां फॉक्सकॉन कब आई है? लेकिन अब जब आ गई तो उसका जो टॉप लेयर होगा, क्या वो दुनिया के किसी देश के मुकाबले यहां रहने में उसको कोई मुश्किल होगी? नहीं होगी। यानी बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि वो टैलेंट, उस लेवल का उसको अपॉर्चुनिटी, जॉब मिलेगी क्या? नरेंद्र मोदी उस एस्पिरेशन को टैप कर रहे हैं जिसमें अमेरिका जाना एस्पिरेशन नहीं है, वो यूथ की है, उसको तो कम करना है, भारत की तरफ आए वो करना जरूरी है।